नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज तो ममता दीदी की बात करना इसलिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको देखिए वो बंगाल पहुंच रहा है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां जा रहे हैं तो कहा तो जाता है कि जुडिशरी जो है हमारी वो बिल्कुल किसी का पक्ष नहीं लेती है, लेकिन वो स्पष्ट हो रहा है आज कुछ दिनों से कि कौन किसका पक्ष और कहाँ कहाँ क्या कर रहा है। ये तय बात है कि जिस तरह से मोदी जी का जो अनर्गल प्रलाप कल था उसका कोई माने नहीं था, लेकिन वो जाके मोदी जी एक झूठ को, जो मोदी जी खुद ही कहते हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो तो सच हो जाता है, मोदी जी ने कुछ उसी तरह की बातें फिर बंगाल में जाके की। लेकिन जो जितनी मेरी समझ है और जो मैं समझ सकता हूँ कि आज हम लोग दो चार बातें कर लें। देखिए, बंगाल का इलेक्शन बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। पिछली बार 2021 में 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हो गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ये भी मान लीजिए कि इस बार भी वही समय होगा, मोटा मोटी 26 का एक। अब वो मोदी जी कहेंगे तो भाई आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अब मोदी जी को आचार संहिता का भी कोई मतलब नहीं। आचार संहिता के बीच में पैसा भी देने लगते हैं, स्कीम भी घोषित करने लगते हैं। जब अपने घर के ही ज्ञानेश कुमार बैठे हुए हैं तो इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब वो इलेक्शन कमीशन ये सब देखेगा कि ये गड़बड़ है या हुआ है। ज्ञानेश जी हैं, ज्ञानेश कुमार अपना जो चाहेंगे अपना कराएंगे। लेकिन एक चीज़ देखने वाली ये होगी कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो 5 राज्यों के एक साथ हुए थे, असम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल और पुदुचेरी। और उसमें एक सबसे अजीब सी बात ये थी कि वो सारी स्टेट, तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु में 234 सीट, केरल में 140 सीट, वहाँ पे एक फेज में इलेक्शन होता है। एक दिन में पूरे स्टेट में इलेक्शन हो गया था। लेकिन जब वो वेस्ट बंगाल में आते हैं जहाँ पे 294 सीटें हैं, तमिलनाडु के 234 के मुकाबले 60 ज़्यादा, तो वेस्ट बंगाल में 8 फेज में इलेक्शन होता है। 8 फेज में इलेक्शन हुआ था। 27 मार्च को पहला वोट पड़ा था, 29 अप्रैल तक को आखिरी वोट पड़ा था और फिर 2 मई को काउंटिंग हुई थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी को 2 चीज़ें लगती हैं। बीजेपी को एक चीज़ ये लगती है क्योंकि वो वोट की हेराफेरी करनी है। तो अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर वोट की हेराफेरी करनी है, आप गैर जो इमोरल तरीके अपनाने हैं, जैसे क्या होता है, ये मोदी जी की बहुत फेवरेट वो है कि इलेक्शन कमीशन के, हालांकि अब उसका कोई, अब मोदी जी उन सबको, जिसको कहते हैं ना, ही डजंट केयर फॉर देम, लेकिन जो रूल है वो ये कहता है कि आपका जब चुनाव परसों है तो आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी क्या करते हैं, चुनाव वाले दिन बगल वाली कंस्टिट्यूंसी में जाके प्रचार करने लगता है। उनको लगता है बहुत स्मार्ट मूव है। देखिए क्या स्मार्टनेस। मोदी, देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, अगर ये गली के घटिया इस तरह के हथकंडे अपना रहा है तो ये हो सकता है चुनाव में हो, लेकिन ये देश के लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। अब 8 फेजेस में होगा क्योंकि मोदी ही जी हर एक जगह जाके मोदी जी को गाली देनी है। मोदी जी से कहने को कोई तैयार नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि भाई आप कुछ जगह पे जितना कम चेहरा दिखाएंगे शायद उतना अच्छा होगा, लेकिन चूंकि पूरे देश में मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी 2-3 चीज़ें मैं बिल्कुल स्पष्ट करूँ जो मेरी समझ में आ रहा है अभी तक। ये चुनाव में इस समय, अब लोग कहते हैं, आप तो हर बार कहते हैं, ममता बनर्जी को 2 एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि ममता बनर्जी को बैठे बिठाए जो बीजेपी हर बार उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मुद्दे दे देती है। वो जो दिल्ली में जब FIR हुई कि भाई बांग्ला बोलने वाले बांग्लादेशी, वो एक बड़ा मुद्दा उनको मिला। बंकिम चंद्र चटर्जी को जब ये चीख के मोदी जी बंकिम दा मतलब बंकिम, अब बस यार उनका कहना रह गया था कि अरे अपना दोस्त है वहाँ, मतलब माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने माय फ्रेंड बंकिम चटर्जी भी कह सकते थे, कोई वो नहीं है। वो कहीं ना कहीं बंगाल की अस्मिता, बंगाल के प्राइड को उसने छुआ है। इट इज़ अ वेरी वेरी रॉ नर्व। सभी को बुरा लगता है, उनको भी बुरा लगा क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी उनके बहुत प्राइड की प्लेस लगते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग दे आर प्राइड ऑफ बंगाल। जैसे स्पोर्ट्स में फुटबॉल, अब फुटबॉल में एक भाई साहब इनके जो बड़े मंत्री हैं वो जाके बता रहे हैं मोहन बेगुन, मतलब इस तरह के अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों की, मतलब बंगाल बाय एंड लार्ज इमोशनल लोग हैं,
प्रेम करते हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, क्रिएटिव बहुत हैं। अब वहाँ पे आप मोहन बेगुन करके आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब मोदी जी के पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है। मोदी, हाँ माफ़ कीजिएगा, ममता बनर्जी का क्या फ़ायदा है? ममता बनर्जी का फ़ायदा ये है, पहला, मुद्दे अपने आप बीजेपी दे देती है। पिछली बार मोदी जी बन गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अब अभी तक उनको शायद किसी ने समझाया होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर अगर बनने से नहीं बनेगा। अब मालूम नहीं, हो सकता है कल के दिन वो कुछ और वेश बदल के आ जाए, नेताजी का दिल्ली चलो की तरह वाले हो सकता है वेशभूषा में इस बार इलेक्शन कैंपेन करने लगे। उसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो एक तो उनको मुद्दा मिला ममता बनर्जी को। दूसरा, एक जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी चीज़ मिली है, इस बार घर का भेदी कोई नहीं है। पिछली बार ममता बनर्जी को जाने अनजाने में उन्होंने एक चुनावी चाणक्य को अपने यहाँ बिठाया रखा था, जिसका काम बिल्कुल क्लियर था कि ऐसा करो कि सारी ये जो यहाँ के कागज़ पत्तर ये हैं ये सब उधर दो, जिससे दो ही पार्टी रह जाएं, या तृणमूल कांग्रेस या बीजेपी। और ये काम उसने बखूबी किया था। और देश में भी लगा था कि यार ये 4-6 सीट से 77 सीट या 70-72 सीट 75 सीट पहुंच गए, ये क्या भाई अद्भुत आदमी है। और ये तो इन्होंने बीजेपी का डंका बज रहा है और अब तो बीजेपी को कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कर दी थी। और ये बिल्कुल अब स्पष्ट है कि वो किसके कहने से, किसके उस पर इशारे पे काम कर रहे थे, कहाँ से उनको आधे घंटे की कंसल्टेंसी का कोई उनको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया दे देता है। आधे घंटे की बात करते हैं, उनकी फील्ड की भी नहीं। तो खैर, तो अब घर का भेद ही कोई नहीं है। बीजेपी जो बाई एंड लार्ज गाली गाली गाली, अब बीजेपी ने क्या कर दिया है, बीजेपी ने, और मोदी जी उसको बार बार कह रहे हैं और उस पर वो अपनी हंसी उड़वा रहे हैं कि बंगाल में चूंकि जमीन नहीं दी इसलिए वो बार्ड वायर तार नहीं लगवा पाए, और तार नहीं लगवा पाए इसलिए घुसपैठी अंदर घुस गए, जो ममता बनर्जी ने घुसपैठी घुसा ली और वो ही उनके वोटर हैं। आपने तो एसआईआर पूरी ठीक ठीक से चश्मा लेके, दूरबीन लेके, खुर्दबीन लेके कर लिया था बिहार में। आप ही की सरकार थी, आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, आप ही की सरकार थे। बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने मिले थे? एक, कुल 3, 2 नेपाली, 1 बांग्लादेशी। तो आप बंगाल में आप उस एक का क्या कर लीजिएगा। लेकिन एक अजीब ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, मूर्खतापूर्ण भी है कि जो मनोज झा ने बात कही कि एक देश का प्रधानमंत्री, इलेक्टेड प्रधानमंत्री अपने ही फेडरल स्ट्रक्चर के अपने एक राज्य को ये बता रहा है कि वो गठबंधन, वो घुसपैठियों को घुसा रहा है। और आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि किस तरह से आप ये बता रहे हैं कि आपको ज़मीन नहीं मिली इसलिए आपको नहीं किया, और आपने कितना कर डाला था। मैं सर इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इसका तो सारे दलीलें आ गई हैं, सारे डिटेल्स आ गए, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं उसको कर चुका हूँ, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एसआईआर, अब एसआईआर में क्या है कि जो 1 लाख से ऊपर के जो वोट पोलिंग बूथ्स हैं, ममता बनर्जी उस जगह, तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल ठीक से इंगेज्ड है, हर पोलिंग बूथ पे उसके एजेंट हैं, हर जगह उसके आदमी हैं। ये बीजेपी अभी भी नहीं हो पाई है। तो जब आप मैन टू मैन वॉकिंग की करेंगे, जब बूथ टू बूथ करेंगे, आपको कितने सीआरपीएफ वाले जाके खुद थोड़ी ठोकने लगे रहेंगे, दूसरे को वोट नहीं, लेकिन सीआरपीएफ के भरोसे, ईडी के भरोसे आप ये नहीं कर सकते। क्योंकि एक आपने और काम कर दिया, मुझे याद नहीं, या तो मैंने अपने चैनल पे या किसी और के चैनल पे कहा था कि देख लीजिएगा, जो ममता बनर्जी ने बात शुरू की है ना, जिस तरह से उन्होंने ईडी को टारगेट किया कि किस तरह से ईडी कर रहे हैं, किस तरह से होम मिनिस्टर को किया, उसके रिपरकशंस होंगे। क्या रिपरकशन हुआ तुरंत देखने में आ रहा है। झारखंड जैसा एक शांत राज्य जो बहुत इधर उधर उठा पटक उछल कूद नहीं करते हैं, वहाँ पे ईडी के यहाँ छापा पड़ा, और जैसी खबर आ रही है कि उनकी ठीक से खोज खबर ली गई, उनसे जो तफ्तीश होती है ना, उनसे पूछताछ ठीक ढंग से झारखंड ने की, जो झारखंड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी को ठीक ठाक ढंग से पूछताछ करे। अब बिना बात के एक नया प्रेशर बन रहा है। अब एक प्रेशर कांग्रेस के ही जो प्रशंसक हैं या कांग्रेस के जो हैं,
वो अपनी ही सरकार पे कह रहे हैं कि देखिए ममता दीदी ने क्या किया, देखिए हेमंत सोरेन इतने पीसफुल आदमी हैं, उन्होंने कितने ढंग से इनकी पूछताछ की, ईडी वालों की एफआईआर करा के अब छापा डलवा के। आप क्यों चुप है? जरा आप भी ठीक से इनकी ठीक ठाक पूछताछ कीजिए इनसे। तो वो प्रेशर भी बन रहा है जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी एजेंसी हो उसको जिस ढंग से ये सब काम हो रहा है उसको वो ठीक नहीं है। इनके पास कोई प्लान नहीं है। जो मोदी जी बार बार एक चीज़ कहते हैं, मैं पहले भी कहा हूँ, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक गैर लोकतांत्रिक के साथ साथ ये इलीगल है। हाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कैन से कि अगर डबल इंजन सरकार होगी तभी विकास होगा? ये गलत है। इसको इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकना चाहिए, इसको न्यायालय पे इस पे लगाम कसनी चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि तुम ये कैसे कह रहे हो। जो मोदी जी बार बार डबल इंजन सरकार, ये कई जगह इनके साथी और ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो तभी होगा जब आप हमें वोट देंगे। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही एक गैर वाजिब बात हो रही है। एक चीज और जान लीजिए, बंगाल में दो तीन चीजें बहुत, बीजेपी दो तीन चीजों में बहुत सिद्धहस्त है। एक, घर में झगड़ा कराना। उत्तर प्रदेश में वो यादव परिवार में क्या क्या झगड़ा करा रहे हैं, क्या कराए थे, फिर से क्या करा रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। शरद पवार के घर में कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पे, चौटाला जी के यहाँ हरियाणा में, बिहार में लालू यादव के, आप कोई परिवार ले लीजिए जो झगड़ा लगाने में इनका कोई वो नहीं। ये अगर ये कोचिंग स्कूल खोलने, झगड़ा लगाना, झूठ बोलना, नफरत फैलाना, तो इनके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब अकेला मोनोपोलाइज स्कूल होगा या यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे ये सब करें। उस झगड़ा लगाने के क्रम में, ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, बंगाल में नहीं चल पाई। बीच में कोशिश हुई थी कि ममता बनर्जी के भतीजे और उनके बीच में कुछ करना, नहीं हुई। और एक ऐसी स्टेट जहाँ पे बीजेपी टूट रही है, 77 हुए थे, आज 65 रह गए हैं, 12 लोग छोड़ चुके हैं बीजेपी। और जो नहीं छोड़े हैं उसमें मुख्यतः किसी की ईडी की फाइल, किसी की सीबीआई की फाइल, किसी की लड़की की फाइल, किसी के लड़के की फाइल, किसी की बीबी की फाइल, किसी के चाचा की फाइल, किसी के भाई की फाइल, ये सब करके रखे हुए हैं, डरा धमका के रखे गए हैं। चलिए, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये बात लोकतंत्र के हिसाब से ममता बनर्जी बिल्कुल फ्रंट फुट पे हैं। वो साफ साफ कह रही हैं। उनका एक अच्छा भाषण था जब सीजीआई मंच पे बैठे हुए थे, और उन्होंने, सिर्फ सीजीआई नहीं, मंत्री जी भी मंच पे बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि भाई ये स्थितियां हैं। और उन्होंने जुडिशरी से अपील की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की कि संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसको बचाइए। उस पर जिस तरह से बीजेपी ये कर रही है, क्योंकि मोदी जी का ये जो बार बार कहना ना कि यहाँ तो तभी हो जाएगा, हो पाएगा, कुछ इंडस्ट्री आएंगी जब आप बीजेपी की सरकार लाएंगे। यूपी में तो आपकी डबल इंजन सरकार है, मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार है। इन सब जगह क्या दिया मोदी जी आपने? इतने सालों से है, क्या बता सकते हैं कि आपने ये, गुजरात में आपकी डबल इंजन सरकार है, तो आपने क्या किया कि सारे देश में आपने गुजरात के लोगों के ही कोई सारे ठेके बांट दिए हैं। आपने महाराष्ट्र में जो आने वाली लगने वाली इंडस्ट्री थी उसको ले जाके गुजरात में लगा दिया। बाकी स्टेट की जरा बात बताइए, क्या आपने नई इंडस्ट्री लगाई? और दूसरा क्या हुआ, आपने महाराष्ट्र में क्या किया? आपने अपने दोस्त अडानी जी को वहां का सारी जमीन ही दे दी। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ममता बनर्जी से इतना आसान नहीं है कि वहाँ पे वो ममता बनर्जी को बुलडोज कर लें, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से उनको चुप करा दें। क्योंकि जो मेरी समझ है, जितना वो ममता बनर्जी को चिढ़ाएंगे, खराब बोलेंगे, उतना जो बंगाली जो अस्मिता है, जो बंगाली प्राइड है, उतना ही आहत होगा, और वो उतना ही एक जगह और कंसोलिडेट होगा बीजेपी को और बीजेपी के नेतृत्व को। आप उसको सजा दीजिए, आप उसको मजा चखाना कहिए, उसके लिए। तो इस बार चीज़ें और मुश्किल मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए बंगाल में होने जा रही है। थैंक यू सो मच।